Okay, so we are at the end of the chapter. Yesterday we have completed discussed the Poisson's ratio. Okay, lateral strain by stress by lateral strain. Okay, that we have discussed. Now elastic potential energy in a stretched wire. So जो वायर है उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो ये जो वर्क करना पड़ता है स्ट्रेचिंग के लिए, जो फोर्स लगाना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, that work is stored as a potential energy in the system or say in the wire. Okay, तो उसकी थियरी देखते हैं हम. When a wire is put under a tensile stress, work is done against the interatomic forces. So interatomic forces होंगे, मतलब कि ये सपोज हमारा सिलिंड्रिकल वायर है. ओके, अब ये जो वायर है वो बहुत सारे एटॉम से मिलके बना हुआ होगा. तो ये सारे ही जो एटॉम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होंगे. सॉलिड है तो होलो थोड़ी है, सॉलिड वायर है तो मतलब एटॉमिक फोर्स होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से नजदीक होंगे, सो बहुत ज्यादा फोर्स से जुड़े हुए होंगे. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो जैसे ही हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो कल हमने देखा था कि उसके अंदर क्या आएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स जनरेट होगा. तो डिफॉर्मिंग फोर्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट होगा. सो ये जो डिफॉर्मेशन होगा, ओके, ये जो डिफॉर्मेशन है बहुत ही छोटा होगा. कल हमने बात की थी लेटरल स्ट्रेस अपॉन लेटरल स्ट्रेन की. तो जैसे हमने बोला था कि अगर परपेंडिकुलर अगर लग रहा है फोर्स तो उसे हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेस एंड लेटरल स्ट्रेन. मतलब कि जो स्ट्रेन है वो जो फोर्स लग रही है उसके परपेंडिकुलर है. ओके, देन वी विल called it as lateral stress and lateral strain. Okay, so यहां पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो जैसे हमने कल बात की थी कि सपोज ये लेंथ है. ओके, दिस लेंथ इज से कैपिटल एल. अब यहां पे फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई. ओके, इतनी लेंथ बढ़ गई. क्यों? क्योंकि हमने खींचा उसको. तो इसको खींचा तो लेंथ बढ़ गई. कितनी लेंथ बढ़ी? तो से वी विल एज्यूम स्मॉल एल. ओके, तो सपोज ये 30 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर की क्या हो गई, बढ़ गई. अब 3 सेंटीमीटर की बढ़ गई मतलब क्या, कैसे बढ़ी? ये जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस से जुड़े हुए हैं एटॉम्स, ओके, अंदर जितने भी एटॉम है सारे के सारे एटॉम्स के बीच में क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऑपोजिट में काम करना पड़ेगा ना. उन लोगों को एक दूसरे के साथ रहना है और हम एक दूसरे को उनको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं. तो अलग करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. तो ये जो हम वर्क लगा रहे हैं दैट विल ओपोज द इंटर एटॉमिक फोर्सेस. डन, आगे बढ़ते हैं. सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ये जो वर्क हम लगा रहे हैं यही वर्क स्टोर्ड हो जाता है वायर में. किस तरह से? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, so when a wire of original length say capital L and area of cross sections say capital A, okay, is subjected to a deforming force capital F along the length of the wire, okay, that we have already drawn. Okay, जैसे बोला हुआ है वैसे. लेट ऐसे ही न्यूमेरिकल हो, थियरी तुम लिखो तो जो ऐसे अगर सपोज तुमने ये फिगर याद रख ली तो ये 2-3 सेंटेंस याद रखने की जरूरत नहीं है. क्यों? जो ड्रॉ किया वो लिख लो, दैट्स इट. ओके, तो वैसे ही न्यूमेरिकल और थियरी को तुम्हें अटेंड करना है. नाउ लेट द लेंथ ऑफ द वायर बी इलोंगेटेड बाय स्मॉल एल, दैट आल्सो वी हैव डिस्क्राइब्ड. ओके, देन from the equation we have this y is equals to y a into 1 by l फुल स्टॉप. ओके, तो ये जो आया ये हमें डिराइव करना पड़ेगा. ओके, व्हाटएवर, हमारे पास क्या है, यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय से स्ट्रेन. ओके, और स्ट्रेन को हम लिख लेते हैं से एप्सिलॉन. तो इसकी अगर फॉर्मूला लिखे तो f बाई a मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा l बाई l. स्ट्रेन इज डेल्टा l बाई l. सो डेल्टा l नीचे और कैपिटल L ऊपर, मतलब डेल्टा l बाई l है तो ये डेल्टा l मेरा स्मॉल l है जो चेंज है वो. ओके, स्मॉल l इज नथिंग बट डेल्टा l. सो स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L. डन, ये हमारा फॉर्मूला है. नाउ हमें यहाँ क्या गिवन है, f गिवन है. तो यहां से अगर हम f ले ले तो क्या हो जाएगा, y a स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L.
डन, ये हो गया। हमें क्या चाहिए, वाई ए 1/l। ओके, वाई ए क्या चाहिए, 1/l। 1/l नहीं है एक्चुअली, l/l ही है। ओके, स्मॉल l है, हम उन्होंने लिखा हुआ ऐसा है। डन, तो आ गया ये फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला आ गया ना, वाई ए l/l, तो वाई ए l/l आ गया एफ का फॉर्मूला। नाउ हियर वाई इज द यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ओके, नाउ फॉर द फर्दर इलोंगेशन ऑफ infinitesimal small length dl, work done is dw is f dl or say this is okay। अब क्या बोल रहे हैं, पहले l लेंथ थी, हमने फोर्स लगाया तो ये l लेंथ में इलोंगेशन आया छोटा सा, कितना से स्मॉल l जितना। अब हम बोल रहे हैं हम और फोर्स लगाते हैं, थोड़ा और फोर्स लगाते, थोड़ा एकदम माइन्योर। तो थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो हम बोल देंगे कि सपोज थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं हम से df। ओके, एकदम मिनिमम अमाउंट लगा रहे हैं, सो df, और उससे भी इलोंगेशन आ रहा है। ओके, उससे भी इलोंगेशन आ रहा है, सो दैट इलोंगेशन वी आर डिस्क्राइबिंग एज से dl। ये l था और उससे भी छोटा सा इलोंगेशन आ रहा है, मतलब ये जो है उससे भी छोटा इलोंगेशन आ रहा है, तो दैट इज व्हाट, dl। डन। ओके, तो अब हम अगर वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, दैट छोटा सा वर्क डन इज नथिंग बट वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू अगर यहां से हम लगाए तो वो क्या हो जाएगी, से df और कैपिटल F व्हाटएवर df इनटू से dl। डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही हमने लिखा कि अगर इनफाइनाइटेसिमल लेंथ dl है और dw है तो dw इज f इंटू dl, तो ये इनको df बोलो या फिर तुम डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करो, सो से dw इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाई किया तुमने और से dl। डन। ओके, नाउ वैल्यू कहां से लेके आ गए, और से f की वैल्यू ये आ गई। f की वैल्यू ये कैसे आ गई, क्योंकि यहां पर हमें dw की वैल्यू यहां पर पुट की है, तो dw की कौन सी वैल्यू यहां पर पुट की है, dw मतलब वर्क डन है, तो वर्क डन मतलब तो वो तो फोर्स ही हो गया, सो फोर्स इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारा डायरेक्टली आ गया वाई ए एल डी एल कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ओके, कैसे, देखो ये dw है, वही हमारा क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से f की वैल्यू निकाले तो वो क्या हो जाएगी, dw बाई dl हो जाएगी। यहां से हम f की वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगी dw बाई dl। ये f की वैल्यू यहां रख देते हैं, सो dw बाई dl इज इक्वल्स टू वाई ए एल डिवाइड बाई कैपिटल एल। सो dw क्या हो गया, dw हो गया वाई ए एल डिवाइड बाई एल dl। ओए नहीं, ये dl तो ऊपर जाएगा ना, यहां आएगा dl। डन, समझ में आया, यहां पे भी वैसा ही है, देखो वाई ए एल, तो वाई ए एल dl बाई एल, तो dl बाई एल। डन, समझ में आया कैसे आया, सो dw हमारा आ गया। नाउ देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन w, अब तो ये तो छोटा सा वर्क डन है, ये तो कौन सा वर्क डन है, छोटा सा dw वर्क डन है, लेकिन हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना हो कि टोटल वर्क डन कितना है, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम से कैपिटल L लेंथ टू डायरेक्टली से 0 टू कैपिटल L मान लेते हैं। ओके, से 0 टू L लेंथ पर हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है, 0 टू L लेंथ पर, मतलब कि टोटल छोटी सी लेंथ, मतलब एकदम छोटा सा अमाउंट क्या है, एकदम छोटा सा, दैट इज 0, और डिफॉर्मेशन मैक्सिमम कितना हो रहा है, इससे कैपिटल L, मतलब इतने में ही हम बात कर रहे हैं। कैपिटल L मतलब ये L, मतलब से स्मॉल l। ओके, कैपिटल L तो ओरिजिनल लेंथ है, हम तो डिफॉर्मेशन एक बार हो गया उसके बाद वापस फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लिमिट लेते हैं से 0 टू स्मॉल l। अब यहां पर हम अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या आया है, वाई ए एल डी एल बाई एल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं dw इज इक्वल्स टू वाई ए एल डी एल डिवाइडेड बाई कैपिटल L, यही था। यस, ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू L dw दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू L वाई ए एल डी एल डिवाइडेड बाई कैपिटल L। नाउ ये जो है वाई ए एल डी एल बाई एल, तो ये वाई ए एल और एल तो कांस्टेंट है, इसका तो क्या हो जाएगा w, इसका क्या हो जाएगा से वाई ए
और से बाई एल, ये तो कांस्टेंट हो गया, अंदर क्या बचा 0 to L L dl। अब L dl का इंटीग्रेशन क्या है L स्क्वायर बाई 2, याद आया कैसा था हमारा से x रेज टू n, तो उसका कैसे होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, याद आया इंटीग्रेशन। और इसका डेरिवेशन कैसे होता है x रेज टू n का डेरिवेशन क्या होता है n x रेज टू n माइनस 1, याद आया ना। ओके तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू y a डिवाइड बाय l, तो ये क्या हो जाएगा से l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, डन। और लिमिट क्या है l टू 0। अब वापस लिमिट लिख देंगे, तो यहाँ लिमिट की जगह l, तो l का तो l स्क्वायर ही हो जाएगा, ये तो डिवाइड बाय l है l, ओके 2 को बाहर ले लेते हैं तो ये 2 हो गया। अब ये l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर को लिखो ना लिखो, ओके डन। तो हमारा फॉर्मूला आया w इज इक्वल्स टू y a l स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। w इज इक्वल्स टू y a, क्या किया है w इज इक्वल्स टू y a l स्क्वायर अपॉन 2l, यस ओके ये रहा फर्स्ट वाला फॉर्मूला। ओके नाउ ये जो है y a l स्क्वायर अपॉन 2l, w इज इक्वल्स टू y a l स्क्वायर अपॉन 2l, ये हमारा फॉर्मूला आया है। अब उसको हमें ये फॉर्मूला में लिखना है। ओके चलो, तो हमारे पास फॉर्मूला है से ये जो हमने अभी डिराइव किया था यंग्स मॉड्यूलस वाला, यस ये, सो यंग मॉड्यूलस में हमारे पास फॉर्मूला है से यंग्स मॉड्यूलस ये रहा। ओके तो l स्क्वायर स्ट्रेन हो जाएगा ना, स्मॉल l बाई कैपिटल L स्ट्रेन है हमारा, डन। तो स्ट्रेन के फॉर्म में अगर हम लेके आए, ओके चलो लेके आते हैं, स्मॉल l बाई कैपिटल L में हम ये लिखते हैं y a स्मॉल l डिवाइडेड बाई कैपिटल L, और ये 2 तो था ही, जैसा है वैसा ही लिख दिया। ये स्क्वायर है तो यहाँ पे एक दूसरा, डन समझ में कुछ नहीं है, देखो y a l स्क्वायर डिवाइड बाई 2l वही की वही है। ओके नाउ ये जो स्मॉल l डिवाइडेड बाई l है, ओके दैट इज व्हाट डेल्टा l बाई l, दैट इज स्ट्रेन। ओके तो वो स्ट्रेन है तो y इनटू मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे से स्ट्रेन, और 1/2 भी है, सो वो तो हमारा आगे है ही 1/2 मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। ओके अब बाकी क्या रहा, बाकी हमारा रहा a इंटू l है, a इंटू l, ओके इतना बाकी रहा, डन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक और l और l से डिवाइड कर देंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पे आ जाए ना, देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल L से डिवाइड किया और कैपिटल L से मल्टीप्लाई किया, तो कोई फर्क नहीं होगा। ओके अब ये अगेन ये क्या हो गया, स्मॉल l बाई कैपिटल L हो गया, तो ये तो स्ट्रेन ही है अभी तो लिखा। ओके तो ये दूसरा आ गया वापस स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 इंटू y इंटू स्ट्रेन जो है उसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इंटू बाकी क्या रहा a इंटू l, और a l लेंथ है और a क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये क्या बन गया वॉल्यूम, डन। तो आ गया हमारा हाफ इंटू, अभी ये स्ट्रेस लाना बाकी है। ओके तो स्ट्रेस ले क्या आते हैं, ये वाला आ गया, देखो हमारा हाफ यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। अब हमें स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है इंटू यहाँ पर स्ट्रेन जो है उसका स्क्वायर है इंटू यहाँ पर क्या है वॉल्यूम, तो ये 2 और ये स्ट्रेन कट हो गया, तो हमारा आ गया 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, डन अंडरस्टूड। ओके चलो, सो दिस वर्क इज स्टोर्ड, अब ये पूरा वर्क है W हमारा, तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U। तो ये जो वर्क डन है जो हमें करना पड़ा वो वर्क ही स्टोर्ड हो जाएगा वायर में, कैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हमारा वर्क डन है, दैट इज U इज इक्वल्स टू हाफ, यही U इज इक्वल्स टू सेम, मतलब ये जो हमने ढूंढा वो W इज इक्वल्स टू था, W इज इक्वल्स टू ये हो गया U, यही सेम ही है।
सो U इज इक्वल्स टू, नाउ ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ से V वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ V वॉल्यूम क्या है? हमारी कैपिटल U। ये जो कैपिटल U है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये किसके वॉल्यूम के लिए है? जो हमारा V वॉल्यूम है, मतलब जिसका एरिया A है, लेंथ कैपिटल L है और वॉल्यूम V है, उसके लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई U। ओके, अब ऐसा समझो कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ V वॉल्यूम है, ये V को मैं नीचे ले जाऊं, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ V नीचे गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, 1 वॉल्यूम से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? U डिवाइडेड बाय V। ओके, 1 मतलब क्या? यूनिट। 1 मतलब यूनिट, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी कैपिटल U डिवाइडेड बाय V। डन। तो यहां पर देखो, यहां पर कैपिटल U है ही हमारे पास और यहां पर वॉल्यूम V भी है, तो ये वॉल्यूम नीचे आ गया, सो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो ये वॉल्यूम अगर नीचे आ गया दिस फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल U डिवाइड बाय V इज इक्वल्स टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। डन। ओके, तो ये U बाई V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं से स्मॉल u से, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? स्मॉल u इज इक्वल्स टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। डन। ओके, so this is therefore the elastic potential energy per unit volume of the wire small u is equals to half stress into strain, तो half stress into strain। डन, समझ में आया? तो दिस थियरी ऑल्सो कैन बी आस्क्ड, तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले स्टार्ट करो कि हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। नाउ द force we are applying, okay, the tangential force, no, not tangential, tensile force, okay, tensile force we are applying, so that against, that force is against the interatomic forces of attraction of the wire, and that work is stored in the wire as potential energy, elastic potential energy of the wire। अब उसके लिए हम फॉर्मूला लिखे, सो y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो वो तो फॉर्मूला हमें पता ही है। देन वर्क डन का फॉर्मूला लिखे, तो F लगाया तो अब कैपिटल L से स्मॉल l का डिफॉर्मेशन हो गया। अब हम और फोर्स लगा रहे हैं, छोटा सा फोर्स, तो छोटा सा वर्क डन होगा और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। सो dw इज इक्वल्स टू F इंटू स्मॉल d इंटू L। अब ये स्मॉल dw को हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू L, तो इंटीग्रेशन से हमें वैल्यू मिल जाती है ये वाली। ओके, YAL, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने सारी F की। ओके, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट किया? हमारा फॉर्मूला क्या था? dw इज इक्वल्स टू F इंटू DL, तो ये DL तो है ही, ये dw भी है, तो ये जो YAL बाई L है वो क्या है? हमारा F। ये कहां से आया? ये तो पता ही है ना, y का फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो F का फॉर्मूला हो गया YAL बाई L। ओके, तो दैट वी हैव डिराइव्ड, तो ये डिराइव्ड। अब ये इंटीग्रेशन करते, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी आ गई दिस वन, YAL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L। नाउ वो वैल्यू आ गई। अब सिंपली हमने क्या किया है? यहाँ पे रैशनलाइज किया है, किससे? कैपिटल L से। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रेन की वैल्यू डालनी है, इसलिए तो कैपिटल L से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो स्मॉल l बाई L को हमने क्या लिख दिया? स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया। फिर y में वापस लिखा यंग मॉड्यूलस को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन कैंसिल हो गया, तो हमें फॉर्मूला मिल गया U इज इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन। अंडरस्टूड? श्योर? ओके, तो ये हमारी थियरी थी। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। तो ये पूरा चैप्टर था हमारा, और जैसे इंट्रोडक्शन था, अब द एंडिंग है, कंक्लूजन है कि ये जो सब कुछ हमने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन कैसे और कहाँ यूज होता है, सब कुछ तो देखते हैं। द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, नहीं किस में? ये लास्ट टॉपिक में, ये अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डेरिवेशन तो नहीं है, बट यस उसको डेरिवेशन के फॉर्म में या न्यूमेरिकल के फॉर्म में बनाकर पूछ सकते हैं कि मुझे सपोज 10 kg नहीं 10 टन
का कोई चीज उठानी है तो वायर का डायमेंशन क्या होना चाहिए या वायर का एरिया क्या होना चाहिए, वैसे हाँ वो थियरी में से समझ आ जाएगा, बट थियरी में से न्यूमेरिकल ऐसे बना सकते हैं। ओके, बट थियरी अच्छे से समझोगे तो वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो डेरिवेशन तो नहीं है, बट थियरी में ही वो चीज आ जाएगी कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। ओके, ये तो हमें पता ही है। ऑल इंजीनियरिंग डिजाइन रिक्वायर प्रिसाइज नॉलेज ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। सारे ही मटेरियल्स के इलास्टिक बिहेवियर पता होने चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल, while designing a building, the structural design of the columns, beams and support require knowledge of strength of materials used. So जो भी हम मटेरियल अगर बिल्डिंग बनाए, ब्रिजेस बनाए, तो इसमें जो कॉलम है, कॉलम मतलब जो ऐसे सीधे सीधे खंबे होते हैं, खड़े पिलर, ओके, खड़े पिलर उसको बोलते हैं कॉलम, और जो टेढ़े और सोते हुए आड़े पिलर होते हैं उसको बोलते हैं बीम। ओके, इसको क्या बोला जाता है? कॉलम। ओके, और इसको बोला जाता है बीम। ये सिविल कंस्ट्रक्शन की लाइन जो है उसमें ऐसे हम बोलते हैं, जैसे कि ये है तो ये एक पूरा बीम है और वहां पर ये कॉलम है। कॉलम और बीम के बगैर घर नहीं बन सकता। ओके, इट कैन बी ऑफ कॉन्क्रीट, इट कैन बी ऑफ स्टील और इट कैन बी ऑफ से वुडन। पहले के टाइम पे वुड के भी थे, मतलब पूरा का पूरा ऐसे वुड का ऐसे बीम है। शायद तुमने पुराने घर देखे होंगे। यस, तो वुड का कॉलम, वुड का ही बीम, लाइक दैट। ओके, तो दैट वो घर की, वैसे बोलते हैं कि इस घर से, कंक्रीट के घर से वो घर की स्ट्रेंथ कम होती है। कम होती है मतलब रह तो सकते ही है, रहने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जापान जैसा हो कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते रहे तो प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज अभी जो पहले से घर बने हुए हैं ना, वो घर जब से बने हुए तब से लेके आज तक भी, मेरी नानी के घर भी वैसे है। ओके, दादी के, नानी के, आज की डेट में भी वही है। जो बना था तब से लेके आज तक वही लकड़ी के कॉलम और बीम वाला घर है, तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। ओके, बट हाँ, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये घर को तुम्हें मॉडिफाई करना है तो फिर वो तोड़ने के लिए पूरा का पूरा जो थ्रेशर होता है, और उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रिलिंग मशीन। ओके, बिगर वन, हाँ वो होल वाला तो है ही, लेकिन ये बड़ा ड्रिलर। ओके, सो पूरा का पूरा तोड़ देते हैं ड्रिलर से। सो वो कंक्रीट तोड़ने के लिए चाहिए, जैसे कि रोड तोड़ते हैं, तुमने देखा होगा कि रोड कभी कभी तोड़ते हैं, इतना बड़ा ड्रिलर आवाज बहुत करता है। ओके, सो वैसे तोड़ना पड़ेगा, बट वुड में ऐसा जरूर कोई करेगा ही नहीं वुड का। क्यों? क्योंकि जो पहले बन गया है वो क्वालिटी का अभी होगा भी नहीं। ओके, बनेगा भी नहीं। इससे भी, सीमेंट कंक्रीट से भी हायर स्ट्रेंथ में जाना हो तो देन वी आर यूजिंग दी स्टील कॉलम एंड बीम। ओके, मतलब ये स्टील के ऐसे बीम है और स्टील के ही ऐसे कॉलम्स है। ओके, इसके अंदर हम स्टील यूज कर रहे हैं। जो रॉड होते हैं, जो सलिए हम डालते हैं सीमेंट कंक्रीट के बीच में, उसमें स्टील है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा बीम ही स्टील का है। जस्ट इमेजिन, सो दैट इज ऑफ मोर स्ट्रेंथ। जैसे कि ब्रिजेस हमारे बनते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्टील यूज होता है। सीमेंट कंक्रीट तो है, साथ साथ में अंदर क्या है, स्टील है। ओके, सो स्टील के भी यूज होते हैं। जैसे कि अभी हम गए थे स्टैचू देखने, तो जो हमारा टॉलेस्ट स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ओके, तो वो बाहर से तो हमने देखा है, लेकिन व्हेन यू सी फ्रॉम इनसाइड तो तुम्हें लगेगा कि अरे अंदर से ऐसा है, लाइक दैट। अंदर से पूरे स्टील के स्ट्रक्चर्स है, कॉलम बीम, यहाँ से ये पूरा। ओके, एंड वी कैन सी इट। ओके, जो लिफ्ट में बैठ के हम वहां अंदर जाए तो हम सब कुछ देख सकते हैं कि अच्छा इतना सब कुछ है। सो दैट्स वाई उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। ओके, लाइक दैट, उसी का खर्चा है। सो सारा हमें अंडरस्टैंड होना, नॉलेज होना जरूरी है। सो have you ever thought why the beams used in the construction of bridges as supports etc have the cross section of type I? तो जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बोला था कि ये जो कॉलम्स और बीम होते हैं वो आई शेप के होते हैं, और मैंने बताया था रेलवे ट्रैक्स वो भी कैसे होते हैं, आई शेप के होते हैं, आई सेक्शन। ओके, लाइक दिस, ऐसे आई सेक्शन के फॉर्म में होते हैं। तो क्यों आई सेक्शन के फॉर्म में होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ एट द एंड ऑफ द चैप्टर। व्हाई डज अ हीप ऑफ सैंड और अ हिल हैव अ पिरामिडल शेप? मतलब क्यों, जैसे ही तुम कोई रेत डाल दो या मिट्टी डाल दो, जैसे कि
ट्रैक्टर में से या ट्रक में से पूरी मिट्टी डाल दी या वो डाल दिया, क्या डाल दिया, मिट्टी डाली, सैंड डाली, तो हमेशा ऐसे, ये ढगला बोलते हैं ना हम जो, ओके, ये पिरामिडल शेप हमेशा ऐसे ही शेप क्यों बनता है, ऐसे हमेशा, ओके, ये शिवलिंग ही क्यों बनता है हमेशा, ओके, हमेशा, ऑलवेज, ओके। माउंटेन होते हैं तो माउंटेन ऐसे क्यों, कभी ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे क्यों नहीं होते, ऐसे ही होते हैं हमेशा, ओके, ऐसे ही, थोड़ी ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे हो, बट होंगे ऐसे ही शेप। सो व्हाई, सो दैट रीजन वी आर गोइंग टू सी नाउ। Answer to these questions can be obtained from the study of structural engineering, which is based on the concept developed here. तो structural engineering एक particular civil engineering की branch है। तुम engineering करो civil में और उसके बाद master degree करो, उसमें एक branch है structural engineering। और ये तो पूरा का पूरा subject है mechanical engineering, civil engineering, कौन सा, strength of material, अभी हमने जो word पढ़ा ना, strength of materials, तो ये subject है पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसमें अलग अलग चैप्टर्स है, तो उसमें हमें पढ़ना होता है कि भाई पूरे आई सेक्शंस, फिर सी सेक्शंस, एल सेक्शन, चैनल सेक्शन, तो ये सारे सेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है, एल्यूमिनियम का लिया तो कितना, आयरन का लिया तो कितना, सारे डिफरेंट मटेरियल्स। तो वैसे न्यूमेरिकल इंजीनियरिंग में वैसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं अगर इफ यू गो टू मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग, ओके। तो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स। हमें सिर्फ जितना नॉलेज 11th-12th के बेस पे लेना था, दैट वी हैव गेन्ड ऑलरेडी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। क्रेन्स यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैव अ थिक मेटल रोप टू विच द लोड इज अटैच्ड। जो क्रेन होती है वो क्रेन पूरे के पूरे, ऐसा समझो गणेश जी को कैसे लेके जाते हैं, ओके, विसर्जन के टाइम पे, या फिर तुमने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट शुक्ल तीर्थ वाले रोड पे जाओ तो कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ्रॉम लास्ट 5-10 ईयर्स, तो तुम देखोगे तो क्रेन्स वहां पे मिलेगी। तो क्रेन्स एक्चुअली क्या करती हैं कि कोई भी बड़ा चीज हो, हाथी को भी उठाना हो या पूरे के पूरे घर को भी उठाना हो, ओके, पूरी की पूरी बिल्डिंग को, घर को उठाना हो, तो वैसे भी क्रेन्स होती है, उतनी कैपेसिटी की क्रेन्स होती है। हाँ, बिल्डिंग इन द सेंस दिस घर, सपोज ये 3 फ्लोर का घर है, तो उसको भी हमें उठाना हो, मतलब नॉट फ्रॉम द स्ट्रेच, फिर वो तो टूट जाएगा बीच में से, बट लोड कैरी करना हो। कहने का मीनिंग क्या है, जितना, दैट अगेन सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। हायर कैपेसिटी वाली तुम लेके आए और सिस्टमेटिकली उठाया तो तुम उठा सकते हो, ओके। यस्टरडे ओनली आई हैव सीन, मतलब पहले भी देखा था, बट यस्टरडे वापस वो रिवाइज हुआ कि जैसे हमारा घर बन गया है, अब हमारा घर ऐसा समझो कि घर तो अभी बन गया है, अब सालों साल हो गए, रोड के बाद रोड बनते गए, बाहर के जो हमारे रोड होते हैं स्ट्रीट के, वो बनते गए। तो पहले हमने बनाया था तो कैसा था, यहाँ रोड है और यहाँ पे घर है, जिसको हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं, प्लिंथ लेवल, ओके। तो रोड और घर के बीच में इतना डिफरेंस है। ये घर है हमारा, यहाँ से हमारा घर शुरू होता है, आंगन शुरू होता है, लॉबी, और रोड यहाँ पर है। अब घर तो एक बार बन गया, वो बन गया, लेकिन रोड तो हर 2-3 साल 4 साल में गड्ढा हो गए, ये हो गए, वो हो गए, 5 साल 10 साल में तो वो बनते जाएंगे। तो ये बनते गए। नाउ अब रोड यहाँ पर है और घर नीचे है, ओके। तो देखना हमारे भी घर, अगर तुम आओ तो रोड से तुम ऐसे स्टेप डाउन करके आओगे, जैसे ही तुम रोड से आओगे तो स्टेप डाउन करके घर के अंदर एंटर होना होता है। जब बनाया तब कैसा था, स्टेप अप करके हम घर के अंदर जाते हैं। जैसे कि तुम्हारा घर अभी सपोज नया बना है, तो हम ऐसे 2-3 स्टेप्स होंगे और स्टेप अप करके जाएंगे, लेकिन पहले के जो घर है, ओके, फिर उसके बाद इतने रोड बन गए। अभी जैसे कि तुम्हारी आज से 20 साल बाद अगर तुम तुम्हारा घर देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे घर में स्टेप डाउन करके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रोड है, वो रोड की हाइट बढ़ जाएगी। वो क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसके ऊपर मटेरियल कोई ऐसे निकाल के फिर वापस रोड नहीं बनाता, उसके ऊपर ही डालते रहते हैं, ओके। सो ये अगर बन गया तो अभी बहुत ज्यादा अंदर, अब क्या होगा, बारिश गिरेगा तो रोड का पानी भी घर में आ जाएगा, ओके। तो अब ये तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि यू कैन लिफ्ट योर एंटायर हाउस, वो भी तोड़े बिना, ओके। कोई टूटेगा भी, कुछ भी नहीं टूटेगा, मतलब कि 4 फ्लोर तक उठा सकते हैं। दैट 4 क्या हो रहा है, यही हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, मतलब मेरे वो उसको घर को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। तो वही, तो वो क्या होता है, घर के नीचे वो लग जाता है। हाँ, जैसे कि हम वो क्या बोलते हैं,
जैक जैक हाँ, नहीं हाँ, यूज करते, हाँ, ओके। वैसा फोर व्हील में ऐसे आई शेप का ऐसे ही जैक होता है, ओके, ऐसे जैक होता है। तो जैक में क्या होता है कि ये तुमने कार के नीचे ऐसे रख दिया, अब कार के नीचे रख दिया, अब यहाँ से ऐसे तुम्हें ऐसे 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 करके घुमाना होता है, गोल गोल घुमाओ या ऐसे घुमाओ, तो ये क्या होगा, ये जैक, ये लेंथ, ये स्प्रिंग होगी यहाँ पर, तो स्प्रिंग लगाएगी ना, तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ गई तो गाड़ी जिस साइड जैक लगाया हुआ है गाड़ी ऐसे हो जाएगी। अब ऐसे हो गए, अब तुम टायर निकालो और नया टायर लगा दो, फिर वो जो पुराना टायर है उसको जो पंचर करवाना है, रिपेयर करवाना है, वो करवा के लेके आओ। तो ये जो जैक है, तो ऐसा समझो कि पूरे घर में जितने भी ऐसे कॉलम्स है, ओके, जितने भी कॉर्नर्स में सब जगह वो कॉलम के नीचे की मिट्टी हटाकर वहां पे क्या फिट कर देंगे, ये जैक फिट कर देंगे, ओके। और अब जैक से ऐसे उठाएंगे 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 और पूरा का पूरा घर 4 फ्लोर जैसा भी उठा सकते हैं, ओके। So that is kind of technological advancement we have gained, okay. So that is the thing, okay. तो वही बात है। तो अगर जो हमारी क्रेन्स है वो भी बहुत ज्यादा हैवी, अरे तुम समझो हाथी को उठा सकते हैं, तो हाथी को उठा सकते हैं मतलब 2000 5000 केजी, ओके, उतना बड़ा भी उठा सकते हैं। तो सोचो कि उसको उठा सकते हैं, तो वो जो क्रेन की रोप होती है, रोप, वो रोप जो होती है वो मेटल की होती है, ये रोप तो टूट जाएगी, ओके, तो वो मेटल की रोप होती है। तो सोचो कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। सोचो आधे में ऐसे उठा के लाए और वो टूट गई तो हाथी तो गिर जाएगा, ओके। सो वो स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई इससे तुम 5000 केजी तक उठा सकते हो, उससे ज्यादा उठा सकते नहीं हो। तो वो स्ट्रेंथ डिसाइड करनी होगी। तो चलो डिसाइड करते हैं हम। The rope is pulled up using pulleys and motors। तो रोप कैसे डिजाइन की जाती है, जैसे ये रोप है तो यहाँ पर क्या होगी, पुली होगी, और यहाँ पर क्या, मोटर होगी। तो मोटर से ये इसको हम खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक को क्या कर देगी, उठा लेगी, ओके। बट ये जो रोप है उसको हमें अभी डिजाइन करना है, तो देखो करते हैं। सपोज वी वांट टू मेक अ क्रेन विच हैज लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। जैसे कि हमें क्या करना है, ऐसी डिजाइन करनी है क्रेन जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है, 10 टन्स। 1 टन मतलब 1000 केजी, ओके। 1 टन्स इज इक्वल टू व्हाट, 1000 केजी। और दूसरा भी ऐसे लिखते हैं हम, 1 मेट्रिक टन्स। ये टन्स और ये टन्स स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग सेम है, ओके। सो होगा कितना वो, 1000 केजी। तो हम बोल रहे 10 टन्स, 10 टन मतलब 10,000 केजी, ओके। सो 10,000 केजी लिफ्ट कर सके वैसी हमें क्रेन बनानी है। चलो तो बनाते हैं। हाउ थिक शुड द स्टील रोप बी। तो यही क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है कि भाई मुझे 20 टन्स की कैपेसिटी वाली क्रेन बनानी है, तो उसका जो वायर होगा, उसकी जो रोप होगी, उसका डायमीटर क्या होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, कितना थिक होगा, वही पूछा हुआ है हमें यहाँ पर। We obviously want that the load does not deform the rope permanently। हम तो यही चाहेंगे कि जो लोड है वो इतना ज्यादा ना हो कि वो रोप को तोड़ दे, डिफॉर्म परमानेंटली मतलब तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दे, ओके। Therefore the extension should not exceed the elastic limit। और उसी की वजह से जो डिफॉर्मेशन है वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा होना चाहिए नहीं। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने देख लिया, तो पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, तो बी पॉइंट तक, जो बी पॉइंट को हमने नाम दिया था येल्ड पॉइंट, और वहां की स्ट्रेंथ को नाम दिया था येल्ड स्ट्रेंथ सिग्मा वाई, ओके। तो यहां तक इलास्टिक लिमिट है, मतलब यहां तक तुम F/A मतलब स्ट्रेस लगाते जाओगे, लोड लगाते जाओगे, नो इश्यू, ओके, टूटेगा नहीं। पर और डिफॉर्मेशन होगा भी तो भी वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो वही चीज बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द टेबल वी फाइंड दैट माइल्ड स्टील MS has a yield strength of 3 into 10 raised to 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो माइल्ड स्टील की टेबल पे से माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 3 into 10 raised to 8 पास्कल बोल दो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Thus the area of cross section of the rope should be at least be, say A should be greater than or equal to mg/y। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लेके आए हैं। कैसे लेके आए हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, F/A is equals to stress, done। स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A, ओके। जो रेजिस्टिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, दैट इज द स्ट्रेस। और यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें हम
तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये अगर हमारा फॉर्मूला है तो फोर्स को ये बोल रहे हैं वर्क, मतलब से लोड W, तो W by A is equals to sigma y, therefore A will be equals to, क्या आ गया, A will be equals to W upon sigma y। तो A जो है ऐसे आ गया, हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, W अपॉन सिग्मा y। सिग्मा y तो फिक्स्ड है, तुमने माइल्ड स्टील ले लिया, तो माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ तो फिक्स है कि इतना यील्ड स्ट्रेंथ है, वो चेंज नहीं होगा ये मटेरियल के लिए। ओके, तो फिर अब यहाँ पर क्या है कि लोड के ऊपर आ जाएगा, जितना लोड ज्यादा उतना एरिया ज्यादा, और जितना लोड कम उतना एरिया भी कम चाहिए होगा। तो तुम्हें तो कितना करना है, 10,000 kg तक का हमें लिफ्ट करना है। तो ये कैसे होगा, देखो W अपॉन सिग्मा y आ गया। अब W का फॉर्मूला लिख दें mg, सो इट विल बी से mg अपॉन सिग्मा y, और m और g की वैल्यू हम पुट कर दें, तो m की वैल्यू अगर पुट करें तो m की वैल्यू हमें कितना करना है, 10,000 kg हमें लोड लगाना है, और g की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं। सो ये सिग्मा y हो गया, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁴ and 5 डिवाइड बाई सिग्मा y। ओके, सो ये इन्होंने तो 9.8 लिया है। ओके, तो ये हमारा हो गया 10⁵। अब सिग्मा y की भी वैल्यू डाल देते हैं, तो सिग्मा y की वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁵ अपॉन 3 इंटू 10⁸ था ना, यहाँ लिखा ना अभी, कहाँ गया, 3 इंटू 10⁸, यस। ओके, सो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये क्या हो गया, 1/3 इंटू 10⁻⁻3, ऐसा हो गया, 5 - 8 - 3। ओके, सो 1/3 इंटू 10⁻³ तो हमारा एरिया आ गया 1/3 मतलब 0.33 इंटू 10⁻³ ये यहाँ जाएगा, तो 3.33 इंटू 10⁻² प्लस साइड गए तो यहाँ माइनस होगा, तो 10⁻⁴। ओके, तो एरिया हमारा आ गया अप्रोक्सीमेटली 3.33 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब यही न्यूमेरिकल में तुम्हें पूछ लेते हैं, मुझे 5 टन की कैपेसिटी वाली, लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली क्रेन बनानी है, सो तुम्हें 10,000 kg की जगह क्या लिखना है, 5,000 kg, दैट्स इट। और वो जो वैल्यू आए वो सिग्मा y की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल को बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे और केस स्टडी टाइप बना देंगे कि तुम सोचते रह जाओगे, बट सोचते नहीं रहना है, याद रखना है कि क्या क्या थियरी थी ये चैप्टर में, उसके बेस पे क्या क्या न्यूमेरिकल थे, और वही कंसेप्ट को याद करके सॉल्व करने की ट्राई करनी है। ये कब होगा, जब तुम्हारे एनसीईआरटी की जितने भी थियरीज है, सपोज तुम नोट डाउन कर लो, सिर्फ नोट डाउन थियरी का नाम, कि भाई ये एक पेज में लिख दिया कि भाई ये चैप्टर में ये 10 थियरीज है, और वो नोट डाउन कर लिया तुमने, और फिर एग्जाम्पल भी तुमने देख लिए, तो तुम बोल नीचे ही लिख लो अदरवाइज के ये पहली थियरी, उसके बेस का ये एग्जाम्पल, दूसरी थियरी उसके बेस का ये एग्जाम्पल, और फिर ये तीसरी चौथी थियरी और दोनों के बेस पर ये एग्जाम्पल, एक पेज में लिख लिया। अब ये पेज देख के तुम्हें रिवाइज हो जाना चाहिए। ओके, वैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए क्लास 11 में भी, और एटलीस्ट नाउ नेक्स्ट ईयर बोर्ड इज देयर। ओके, सो वैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि एक चैप्टर का ये एक पेज आ गया, 10 थियरीज है, 15 न्यूमेरिकल्स है और 10 न्यूमेरिकल्स है, तो सिर्फ नाम देख के कि भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर, ये थियरी का नाम आ गया, तो अब उसमें क्या क्या था वो पूरा याद आ जाना चाहिए तुम्हें, कि अच्छा उसमें ऐसा था कि वो एटॉमिक जो इंटर एटॉमिक फोर्स है उसको अपोज करेंगे, तो वही अपोजिंग फोर्स, वही वर्क डन सेव हो जाएगा वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। तो फिर हमने L लेंथ का सिलेंडर लिया, उस पर फोर्स लगाया तो उसमें डिफॉर्मेशन आया स्मॉल l जितना, फिर से फोर्स लगाया तो उसमें dl जितना डिफॉर्मेशन आया, सो dw इज इक्वल्स टू f इंटू स्मॉल dl, f की वैल्यू यंग मॉड्यूलस में डाली। ये पूरा का पूरा जो अभी हमने पूरी थियरी देखी वो माइंड में आ जाना चाहिए, सिर्फ वो थियरी का नाम पढ़ के। अगर ऐसे तुमने रिवाइज किया है तो फिर तुम्हें ये बुक के अंदर से पूछे, बाहर से पूछे, रेफरेंस बुक में से पूछे, बट एटलीस्ट यू कैन attempt the whatever question or case study or numerical or theory is given to you. Okay, जैसे बोलते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं होगा, बट कंसेप्ट एनसीईआरटी के बाहर नहीं होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट अगर तुम इतना थॉरली समझ चुके हो, ओके, कंसेप्ट तुम इतना थॉरली समझ चुके हो, देन देयर विल बी नो इश्यू। ओके, तो वैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। डन। तो हर चैप्टर के ऐसे समझो 15 चैप्टर है तो 15 पेजेस आ गए। और रिवीजन के टाइम पे ऐसे ही कि भाई वहां पे सिर्फ नाम लिखे हुए हैं कि भाई एक न्यूमेरिकल था जिसमें सिर्फ
फिर तुम्हें इतना ही न्यूमेरिकल का भी नाम लिख लो, ओके, तो भाई एक न्यूमेरिकल था कि ऑर्बिटिंग अ सैटेलाइट, तो बस इतना, ऑर्बिटिंग अ सैटेलाइट। वैसे तो न्यूमेरिकल में तुम्हें थियरी जो होती है वैसे ही, जैसे कि ये न्यूमेरिकल है, द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज दिस 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 दिस, और तुम्हें फाइंड करना है डेल्टा वी बाई वी, तो तुम क्या बोलोगे, उसका हेडिंग, न्यूमेरिकल का हेडिंग क्या लिखो, इंडियन ओशन, ओके, इंडियन ओशन खत्म, और टू फाइंड डेल्टा वी बाई वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो तुम्हारा न्यूमेरिकल का हेडिंग क्या होगा, इंडियन ओशन और से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड करना है, कोई बात नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डेल्टा वी बाई वी, तो मेरा प्रेशर P वाला फॉर्मूला है, तो P डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आवर से यंग मॉड्यूलस, और से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो हमने लास्ट क्लास में देखा, ओके, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, और एंड लास्टली उसके बाद भी देखा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी कैपिटल बी, ओके, तो दैट यू कैन डायरेक्टली चेक, तो कैपिटल बी यहाँ पर है और डायरेक्टली तुम्हें वैल्यू दी गिवन होगी, मतलब ऐसे ही ये रिवीजन है न्यूमेरिकल का रिवीजन कि अच्छा बी मतलब क्या था, तो बी मतलब जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो दैट इज प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके, सब कुछ वैल्यू गिवन होगी और डेल्टा वी बाई वी फाइंड करना है, वैल्यू पुट करो और आंसर मिल गया। ऐसे रिवीजन करेंगे तब जाके 2 घंटे में पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा, ओके, 2 घंटे में, मतलब कल एग्जाम है, तो कल एग्जाम है, आज रिवीजन करना है, तो आज से पहले तुम्हारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फिजिक्स कैसे कंप्लीट हो जाना चाहिए कि आज तुम अगर फिजिक्स लेके बैठो तो 2 आवर्स में तुम्हारा सारा का सारा, जैसे मैं अभी बोला वैसे रिवाइज हो जाना चाहिए, पूरे के पूरे 15 चैप्टर हो तो 15 चैप्टर वैसे रिवाइज हो जाने चाहिए। सो 1 चैप्टर 2 चैप्टर, चलो 5 चैप्टर समझ लो, ओके, तब तक तो तुम्हारी मेमोरी अब तक 11th क्लास तक ऐसी हो गई है कि तुम्हें इजीली याद रह जाएगा, फिर 5 to 15 तक जो जाना है कि सारे 15 चैप्टर्स ऐसे याद रह जाए, इट नीड्स प्रैक्टिस, हो सकता है इजी भी है बट इट नीड्स प्रैक्टिस, और ये हो गया तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई 2 घंटे में तो तुम पूरा फिजिक्स रिवाइज कर लोगे, पूरा फिजिक्स रिवाइज कर लोगे 2 घंटे में। बट जस्ट इमेजिन तो तुम अभी कर सकते हो कि उसके लिए कैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ओके, कि जैसे कि हमारा ये चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ, आफ्टर दिवाली हमने स्टार्ट किया और अभी कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर, सो कैसे हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, इंट्रोडक्शन ये वो, हार्डली 5-6 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ओके, 5-6 लेक्चर ही हुए हैं हमारे, लेकिन ये 5-6 लेक्चर पूरे तुम्हारे बैठ जाने चाहिए, ये थियरी में ये था, ये न्यूमेरिकल में ये था, लाइक दैट, अंडरस्टूड, और छोटी छोटी सिली मिस्टेक की तो जगह ही नहीं है, ओके, कि भाई न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पता है, सब कुछ आ गए और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, अब वैल्यू पुट करने में भी कैलकुलेशन में आंसर नहीं आ रहा है, उसके लिए जगह ही नहीं है। नाउ वी शुड बी दैट मच मैच्योर दैट अगर सारी वैल्यू गिवन है, तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, डिवाइड ये सब करना है, और वो भी आंसर नहीं आ रहा तो नहीं चलेगा, तो हरगिज नहीं चलेगा, ओके, सो वैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अंडरस्टूड, ओके, सो ये हमारी वैल्यू आ गई ए की, दैट इज ए की वैल्यू आ गई 3.33 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ए की वैल्यू आ गई है मेरी ए की वैल्यू आ गई 3.33 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो मेरा तो एरिया मतलब वायर होगा, वायर मतलब पाइप, उसका सिलेंड्रिकल शेप होगा, तो मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ओके, अब पाई इज 3.14 और ये 3.33, एग्जैक्ट तो नहीं है बट जस्ट फॉर रफली अप्रोक्सीमेशन मान लेता है कि ये 3.3 और 3.1 सेम जैसा ही है, और हम क्या कर दिए, इसको कट कर दिए, तो रहा क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर, और आर क्या हो गया 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर, 10⁻⁻² क्या है, ओह सॉरी ये स्क्वायर है तो मीटर गया, अब यहाँ तो मीटर रहेगा लेकिन यहाँ पर मीटर चला गया, ओके डन, तो 10⁻² मतलब सेंटीमीटर, सो इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द वायर शुड बी 1 सेंटीमीटर और मोर, देखो मोर क्यों, क्योंकि हमारा ए का फॉर्मूला है ये mg/σy, तो अगर ए ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा, जब आर ज्यादा होगा, तब पाई आर स्क्वायर में आर ज्यादा होगा तो ए ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा तो mg ज्यादा होगा, ये तो ज्यादा होने नहीं वाला क्योंकि वो तो फिक्स्ड वैल्यू है,
तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब कि अगर तुम लोड ज्यादा दो तो ज्यादा लोड को तुम कैरी कर सकते हो, रेडियस ज्यादा लो तो ज्यादा लोड को कैरी कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। और ये कम लो, लेकिन कम मतलब इससे कम तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि इससे कम लिया तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ये जो mg है, ये कैपेसिटी हमें जितनी चाहिए, वो g की वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो a की वैल्यू हम अगर ज्यादा ले ले तो चलेगा, लेकिन कम लेंगे तो चलेगा नहीं। तो a की वैल्यू हम लेके आ गए हैं, दैट इज r की वैल्यू हम लेके आ गए 1 सेंटीमीटर। मतलब मेरी जो माइल स्टील का रेडियस है, वो कितना, माइल स्टील का वायर है उसकी रेडियस एटलीस्ट होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, मतलब से इतनी। तो इतना वायर होना चाहिए, इतना वायर, ms का वायर, ms का, माइल स्टील का। इतने वायर में हो जाएगा सर 10,000 kg? हो जाएगा, हो जाएगा इतने वायर में, इतना 1 सेंटीमीटर मतलब इतना वायर में हो जाएगा। बट फिर कैसे, माइल स्टील का होना चाहिए वो, ओके। इट्स नॉट दिस टाइप ऑफ रोप। ये मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर तो नहीं है, थोड़ा कम है, ओके। बट इसके जैसे 2 मान लो, चलो इसके जैसे 2 वायर मान लो, और ये मान लो ना, ये जो रॉड है दैट इज ऑफ से 1 सेंटीमीटर। तो ये वायर इतना मोटा थिक वायर होना चाहिए माइल्ड स्टील का। अगेन अब इतना मोटा वायर ले लिया हमने, तो वो है ना रिजिड हो जाएगा। इतना ज्यादा भर भर के मटेरियल अंदर भरा हुआ है तो वो रिजिड हो जाएगा। तो जनरली हम क्या करेंगे, इतना मोटा, इतना थिक माइल्ड स्टील का वायर ना लेके इसके अंदर, ये इतना मोटा माइल्ड स्टील का वायर ना लेके इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डायमीटर और छोटे छोटे रेडियस के माइल्ड स्टील के वायर ले लेंगे। अंडरस्टूड? तो होगा क्या, कैपेसिटी तो हमारी उतनी ही है, लेकिन उसकी जो रिजिडिटी है वो उतनी नहीं रहेगी, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा। फ्लेक्सिबल रहने से क्या होता है, फ्लेक्सिबल रहने से टूटने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल है ना, तो फ्लेक्सिबल है तो टूटने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट वी हैव डिराइव्ड 3.3 वाला केस, 1 सेंटीमीटर। जनरली अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रोवाइडेड। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रोवाइडेड, अ फैक्टर ऑफ 10 इन द लोड। मतलब कि 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम रखते हैं। 10 गुना ज्यादा मतलब r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है, तो मैं कितना ले लूंगा, r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो मैंने 10 गुना यहां ज्यादा कर दिया, तो सोचो कि वहां भी, लेकिन 10 गुना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर था ना, देखो अभी देखेंगे हम। सो thus a thicker rope of radius about 3 centimeter is recommended. ओके, ये r कितना था, 1 सेंटीमीटर, और अभी हमने कितना लिया, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर लिया तो 10 टाइम्स कैसे हो गया, 10 टाइम्स ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एरिया है इतना, एरिया इज इक्वल्स टू ये आया है हमारा। ओके, अब एरिया ये आया है तो यहाँ पे पाई है। अब यहाँ पर r 1 था तो 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन r अगर हमने 1 की जगह 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो वो क्या हो गया, 9। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। तो यहाँ क्या होगा फिर, पाई इंटू 9 इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻⁻⁴। ये सपोज हमने कैंसिल कर दिया तो भी यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया, 9। ओके, और ये साइड तो 10⁻⁻² है, वो तो जाएगा ही, मतलब ये तो सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो ये 9 टाइम्स हो गया। 9 मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स हुआ ना, 9 मतलब 10 नजदीकी है ना 10 से। सो रेडियस अगर सिर्फ तुम 3 गुना करो, अगर 3 टाइम्स रेडियस कर रहे हैं तो लोड कैपेसिटी कितने टाइम्स हो जाती है, 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब 10,000 kg की जगह तुम 1 लाख kg तक उठा सकते हो। लेकिन कब, जब तुमने रेडियस कितनी ले ली, 3 सेंटीमीटर। मतलब 1 2 3 मतलब इतनी रेडियस ले ली। ओके, 1 2 और 3, तो इतनी रेडियस ले ली, तब जाके तुम उतना ज्यादा उठा सकते हैं। ओके, चलो। A single wire of this radius would practically be a rigid, वही केस बाय कि एक ही वायर लेंगे तो रिजिड हो जाएगा, तो हम बहुत सारी वायर उसके अंदर ले लेंगे। So the ropes are always made of number of thin wires braided together, मतलब साथ में मिंगल करा देंगे, like in pigtails for ease in manufacture, flexibility and strength। तो pigtails मतलब सुअर की पूंछ। ओके, सो उसमें भी ऐसा ही होता है जनरली कि जो सुअर की पूंछ होती है, ओके, वो ऐसे ये हेयर से बनी हुई है, हेयर। ओके, जैसे तो हमारी चोटी, तुम लोगों की चोटी होती है, तो वैसे हम देखे तो हम बोलेंगे भाई इतना पतला सा हेयर। एक हेयर को देखे तो हम क्या बोलेंगे, इतना पतला सा हेयर।
ओके। बट ये सारे हेयर को हम ऐसे बना के तो वो कैसी पूरी की पूरी चोटी बन गई। ओके, सो लाइक दैट हम बड़ा मोटा देखेंगे तो हमें लगेगा कि इतना बड़ा वायर है, लेकिन अंदर से देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स। वैसे ही पिग की टेल्स भी बहुत सारे ऐसे हेयर्स से बनी हुई होती है, लेकिन देखने में हमें हेयर्स दिखते क्या छोटे छोटे ना, वो तो एक बड़ी सी पूंछ है उसकी, वैसे ही दिखेगी। पिग टेल्स छोटी होती है, यस, ओके। छोटी मतलब उससे भी, डॉग से भी छोटी होती है। ओके, सो दैट इज देयर। तो वैसे ये एग्जांपल है, क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि रिजिडिटी कम हो जाए और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। सो फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ईज इन मैन्युफैक्चरिंग, बनाने के लिए भी इजी है ऐसा बनाना, वायर ऐसे छोटे छोटे वायर बनाना। ये समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। A bridge has to be designed such that it can withstand the load of the flowing traffic, the force of winds and its own weight. तो ब्रिज ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा कि जितना भी फ्लोइंग ट्रैफिक है उसको भी विथस्टैंड करे, जितनी हवाएं चल रही है उसको भी विथस्टैंड करे, नीचे से रिवर जा रही है तो वो पानी के फ्लो को भी विथस्टैंड कर पाए। ओके, एंड इट्स ओन वेट, खुद के वेट को भी विथस्टैंड कर पाए। ओके, सो सिमिलरली इन द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स the use of beams and column is very common. Okay, तो building में भी beam and column are very common. In both cases, the overcoming of the problem of bending of beam under a load is prime importance. तो सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्व की बात क्या है कि ये जो बीम है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। मतलब कि अगर मैंने ऐसे बीम रखा हुआ है तो हम यहाँ पर इतना फोर्स लगा देते हैं इसके ऊपर कि सपोज ये उसका सेंटर पार्ट है, सेंटर है, तो ये सेंटर थोड़ा नीचे आ जाता है, तो ये क्या हो गया, उसका डिफ्लेक्शन हो गया। ओके, इतना डिफ्लेक्शन मतलब ये एक्चुअली कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ा बेंड हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही बेंड हो जाएगा। हाँ, बिल्डिंग में भी होगा, हमारे घर पे भी हो, ये फ्लोर भी होगा। इवन फ्लोर पहले कैसे ऐसे सीधा सीधा था, अब ऐसा समझो कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ गया, मतलब कोई भी टाइप का लोड, मतलब जैसे कि हम अभी ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, राइट, तो ये फ्लोर है। अब ये फ्लोर की कैपेसिटी है कि ये फ्लोर पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोड लगेगा। जैसे कि मैं खड़ा हूं सपोज 70 kg m इंटू जी, तो 70 इंटू से 10 तो 700 न्यूटन तो मैं ही फोर्स लगा रहा हूँ ये फ्लोर पे। अभी 700 न्यूटन करंटली आई एम फोर्सिंग ऑन दिस फ्लोर, लोड लगा रहा हूँ। ओके, तो वैसे कितना लोड, तो पर्टिकुलर इसकी फ्लोर की ये यील्ड स्ट्रेंथ सब कुछ कैलकुलेट करके एक डिसाइडेड वैल्यू होगी कि भाई यू कैन से गिव अ फोर्स ऑफ से 50,000 न्यूटन। ओके, अगर उससे ज्यादा किया तो क्रैक्स आएंगे, बेंड भी हो सकता है, टूट भी सकता है। ओके, तो कभी कभी हम नहीं देखते सब लोग ऐसे, जैसे हम वहां देखते हैं, यस, ओके, समझ याद आया क्या, जैसे कि हमने एक स्टेज बनाया हुआ है लकड़ी का और वहां ऐसे डांस करते हैं और कभी कभी टूट गया तो ऐसे बीच में से ऐसे नीचे, जस्ट इमेजिन, तो वो क्यों टूटा, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा लोग आ गए। जैसे लिफ्ट में हम जाते हैं तो उसमें भी कैपेसिटी लिखी होती है कि भाई 12 इतने मास के, इतने वेट के, इतने परसेंट, इससे ज्यादा और टोटल मास इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा ठूस दिया तो तुम ऊपर नहीं नीचे जाओगे। ओके, लाइक दैट। तो सबकी कैपेसिटी होती है और कैपेसिटी से ज्यादा किया तो बेंड हो जाएंगे। अरे इवन हमारे नीज यही फंक्शन के बेस पे चले जाते हैं, लोगों के घुटने चले जाते हैं ना, दुख बहुत ज्यादा पेन करते हैं डॉल, तो वो क्यों करते हैं कि भाई घुटने की कैपेसिटी है। कल हमने देखा था ह्यूमन पिरामिड न्यूमेरिकल, तो ह्यूमन पिरामिड उसकी कैपेसिटी थी तो हमने देखा कि ये जो थाई वाला है वो भी कंप्रेस हो रहा है। जस्ट इमेजिन, ये थाई बोन इन द सेंस, ये थाई बोन भी कंप्रेस हो रहा है, तो सोचो सब कुछ ही कंप्रेस होगा। ओके, बोन की भी हमने यील्ड स्ट्रेंथ, यंग मॉड्यूलस सब कुछ देखा था। तो अगर ये ऊपर वाला मास है, ओके, तो उसकी कैपेसिटी होगी कि इसकी कैपेसिटी क्या है भाई, पर्टिकुलर इतने लोड की कैपेसिटी है। सपोज ये घुटने की कैपेसिटी है 70 kg, इसलिए तो बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ओके, उसके बेस पे ही डिसाइड होता है कि कितने तुम ओवरवेट हो, अंडरवेट हो या फिर नॉर्मल हो। तो कैपेसिटी है सपोज 66 kg ये नीज की, और हम उसके ऊपर है सपोज 75 kg और 76 kg, जो 10 kg ओवरलोडेड है। तो 10 kg ओवरलोडेड है तो घुटने ना तो बोलेंगे नहीं भाई तुम तो ज्यादा हो, हम तुम्हें लेंगे नहीं, तो वो तो बेचारे बोलेंगे नहीं लो, तो चलते जाएंगे। तो कब तक चलते जाएंगे, उसकी एज थी सपोज 80 ईयर्स, लेकिन तुम ओवरवेट होके चलते रहे तो उसकी एज 80 ईयर्स से हो गई 50 ईयर्स।
ओके तो 50 इयर्स एज हो गई और अब 40 इयर्स की एज में तुम्हें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और 40 to 50 दवाई करते 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 ये 10 साल में 50 इयर्स की एज में बोन मतलब वो खलास हो जाएंगे और फिर हमें व्हील चेयर पे चलना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले बहुत मस्ती कर ली। क्या मस्ती कर ली? ओवरवेट होके घूमते रहे। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे घुटनों का क्या होगा, हमारे लेग्स का, हमारे थाई का, हमारे बोन का क्या होगा। वैसे ही हर ऑर्गन के बारे में सोचना है, हमारे आंखों के बारे में सोचना है। हम ऐसे 24 घंटे कान में ईयर प्लग लगा रहे हैं तो कानों के बारे में सोचना है। अगर नहीं सोचेंगे तो वो लोग तो अभी विथस्टैंड कर लेंगे, लेकिन उनकी लाइफ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। धीरे धीरे क्या हो जाएगी? उनकी लाइफ कम हो जाएगी। ज्यादा लोड लगा दिया तो उनकी लाइफ है वो ले तो लेंगे, लेकिन उनकी लाइफ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, हार्ट है, को पर्टिकुलर टाइप ऑफ खाना नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो फिर हमने नहीं बोलते कि सारी जड़ कहां पर है? हमारी ईटिंग हैबिट्स में। ज्यादा खा लिया तो सब कुछ ही लोड आने वाला है, फैट बनेगा ये वो। ओके, तो सारा साइंस है, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड ही है। देखो हम फिजिक्स में से कहां बायोलॉजी में चले गए। ओके, बट इट इज कनेक्टेड। तो लोड ज्यादा होगा तो बेंडिंग होगा ही। यही हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस है कि बेंडिंग ना हो, उसके लिए क्या करें हम। ओके, तो अभी हम देखते हैं। देखो इन बोथ द केसेस कहां गया? प्राइम इंपॉर्टेंट, द बीम शुड नॉट बेंड टू मच और ब्रेक। ज्यादा अभी इतना बेंड हुआ, चलो मान ले, चलो सपोज ये हमारा फ्लोर है, इतना बेंड हो गया, हाँ चलो चलेगा। अभी इतने के लिए कहाँ हम तोड़े और फिर से फ्लोर बनाए, मान लिया टूटा तो नहीं है, इतना तो है। मतलब इसकी कैपेसिटी सपोज 50,000 न्यूटन लेने की थी, अब बैंड हो गया तो बैंड होने की वजह से 50,000 से 40,000 न्यूटन हो गई। ओके, तो अब हम थोड़ा संभाल संभाल के यूज करेंगे। ओ भाई ओवरलोडेड हो गया है, बस अब नो स्ट्रेंथ, जगह इतनी ही थी, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, लाइक दैट। ओके, तो हमने फिक्स्ड क्वांटिटी रख ली, लेकिन क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि भाई पुराना हो गया है, नहीं गाड़ी पुरानी होती है तो हमने ओ भाई अब स्लो चलाओ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइक दैट। ओके, कोई टूट फूट गया चालू गाड़ी में तो एक्सीडेंट हो सकता है, लाइक दैट। सो हाँ, तो वही चीज है। ओके, प्राइम इंपॉर्टेंस के लिए लेट अस कंसीडर द केस ऑफ बीम लोडेड एट द सेंटर एंड सपोर्टेड नियर इट्स एंड शोन इन द फिगर। तो ये फिगर में देखो, तो यहाँ सपोर्ट किए हुए हैं एंड पे, लेकिन यहाँ पे लोड लग गया तो ये सीधा, ये डॉटेड है वो ओरिजिनल था, और फिर ये डार्क लाइन है वो बेंड हो गया है। ओके, तो ओरिजिनल पे से कितना ज्यादा, ऐसे देखो कहाँ रेक्टेंगल था और कहाँ सी शेप हो गया है। ओके, तो ऐसा हो गया है। अ बार ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B and depth D when loaded at the center by a load W sags by an amount given by। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ का ये जो डिफॉर्मेशन है, इसको इंग्लिश में और सिविल लैंग्वेज में बोला जाता है सैग्स। ओके, सो ये इतना सैग हो जाएगा, कितना? बाय डिफ्लेक्शन डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू WL क्यूब। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा इज इक्वल्स टू WL क्यूब डिवाइडेड बाय 4BD क्यूब Y। ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है कि भाई अगर ये डेल्टा का फॉर्मूला है, अब डेल्टा के फॉर्मूला में तुम्हें अगर W लोड पता है, उसकी बीम की लेंथ कितनी वो पता है, बीम की ब्रेड्थ कितनी वो पता है, बीम की डेप्थ कितनी है, देखो ये उसकी लेंथ हो गई, फिर इतना जो अंदर होगा वो उसकी ब्रेड्थ हो गई, और ये जो है उसकी डेप्थ है। लेंथ, फिर ब्रेड्थ एंड देन डेप्थ। ओके, तो वो हो गई, तो वो सब कुछ पता है, और यंग्स मॉड्यूलस पता है, वो जो मटेरियल से बना है उसका यंग्स मॉड्यूलस पता है, तो वी कैन फाइंड दी डिफ्लेक्शन कि भाई इतना लोड लगाओगे तो इतना डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर लगाया हुआ है, फॉर्मूला गिवन है। दिस रिलेशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है, बट JEE नीट के लिए तो कुछ भी छोड़ना रिस्की होता है, तो उसके लिए तो रट्टा मारना हो तो मार सकते हो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, JEE नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट, बट 0% इंपॉर्टेंस वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके, so this relation can be derived using what you have already learnt and a little calculus. So from equation we see that a reduced bending for a given load, one should use a material with a large Young modulus. तो हमें यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा हो वैसा मटेरियल यूज करना चाहिए। क्यों? देखो यहाँ पर, क्योंकि अगर हमारे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में यंग्स मॉड्यूलस वो जो है वो नीचे आता है,
ओके मतलब कि जो यंग मॉड्यूलस है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया एंड डेल्टा एल बाय एल। तो ये जो एफ है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई ए स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। डन। तो फोर्स का फॉर्मूला ये आया और एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, तो एरिया का फॉर्मूला आएगा एफ कैपिटल एल डिवाइडेड बाय वाई इंटू स्मॉल एल। तो ये जो एरिया है वही हमारा पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो ये जो है यंग्स मॉड्यूलस वो कहाँ आया, नीचे आया। तो ये जितना कम, ये जितना ज्यादा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी ही कम होगी ना, रेसिप्रोकल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो फोर्स ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा होगा, लेकिन वाई ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा, कम। तो ज्यादा से ज्यादा यंग मॉड्यूलस वाला लो तो तुम्हें छोटी वायर में भी ज्यादा कैपेसिटी मिल जाएगी। ये कम, ये ज्यादा होगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आए। तो रेडियस तुम्हारी कम, लेकिन एट द सेम टाइम ये कम है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एरिया और एफ। तो ये ज्यादा तो ये ज्यादा और ये ज्यादा तो ये कम। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर y ज्यादा है तो ये एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एरिया कम है तो F क्या हो जाएगा, कम। ओके तो फोर्स कम तो मतलब कम लोड ले सकोगे तुम। अगर बहुत ज्यादा कम कर दिया रेडियस तो फिर फोर्स भी, लिफ्टिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही बोल रहे हैं। सो फॉर अ गिवन मटेरियल इंक्रीजिंग द डेप्थ रेदर देन, और ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, ये भी देख लो, ये तो हमारा एरिया का फॉर्मूला था, यहाँ पे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। तो डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला में देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 4bd क्यूब वाई। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जितना ज्यादा यंग मॉड्यूलस जितना ज्यादा उतना डिफ्लेक्शन क्या, तो वही तो चाहिए, डिफ्लेक्शन हमें कम चाहिए। ये बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, हम तो बोल रहे जीरो हो। ओके लेकिन चलो हो रही है तो कितनी होनी चाहिए, लेस, मिनिमम एटलीस्ट होनी चाहिए। ओके तो ये जितना ज्यादा उतना ये कम। ओके ये तो समझ में आ गया। अब इसमें कर क्या सकते हैं, तो हम ये बी को भी ज्यादा ले सकते हैं। बी को ज्यादा, ब्रेड्थ को ज्यादा लिया तो डेल्टा क्या हो जाएगा, अगेन कम, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। अगर डी को भी ज्यादा लिया, ओके डेप्थ ज्यादा ली, तो भी क्या हो जाएगा, डेल्टा कम हो जाएगा। राइट। नीचे की वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यू है उसकी वैल्यू अगर ज्यादा करेंगे तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ओके जो सैग्स बोल रहे हैं, जो डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू तो मटेरियल तो हम ज्यादा कुछ चेंज कर सकते हैं। मतलब कि तुमने एमएस का लिया, ओके फिर दूसरा कोई मटेरियल ले लो, बट मटेरियल में इतनी ज्यादा वैरायटी तो नहीं ना। अभी तुम बोलोगे कि सर मैं एल्यूमिनियम का ले लूं, तो भाई उसकी कैपेसिटी कम है। एल्यूमिनियम का यंग मॉड्यूलस तो एमएस से बहुत कम है। हाँ बहुत कम है। अंडरस्टूड। मतलब वो टेबल में तुम देखोगे तो पता चलेगा। ओके सो इसको तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो अब चेंज किसको करें, बी को कर सकते हैं और डी को कर सकते हैं। तो किसको करें, मतलब कि ऐसा समझो ये हमारा आई सेक्शन है, ऐसा समझो। तो ये ऊपर वाला जो है दिस इज, ये जो है वो लेंथ है, वो वाला जो बीम है, ओके ऊपर वाला दैट इज व्हाट, लेंथ। ओके और ये जो बीम है ये वाला और वो वाला वहां दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंदर है दीवार के। ओके लेकिन ये जो बीम है वैसा ही बीम वहां पर भी है। ओके बट वो क्या है, उसकी डेप्थ है। ओके और ये जो अंदर आया है वो क्या है, उसकी ब्रेड्थ है। तो लेंथ, डेप्थ एंड ब्रेड्थ। तो अब यहाँ पर क्या है हमारा, ब्रेड्थ और डेप्थ को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये ब्रेड्थ चेंज करो या तो फिर क्या चेंज करो, डेप्थ को चेंज करो। तो दोनों ही अगर हम बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही बता रहे हैं। हाँ सो फॉर अ गिवन मटेरियल इंक्रीजिंग द डेप्थ d rather than the breadth b is more effective in reducing the bending। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर तुम जो b है उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो। ओके जैसे कि अभी वैल्यू 1 थी तो तुमने क्या कर दी, 2 कर दी। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई। तो मतलब डिफ्लेक्शन जितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर होना चाहिए तो अब 5 सेंटीमीटर होगा, हाफ हो गया। लेकिन यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर पहले 1 था और यहाँ पर अगर उसकी वैल्यू 2 कर दी तो 2 का तो क्यूब हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हो गई 1/8। तो ये जो ओवरऑल डिफ्लेक्शन सपोज तुम्हारा 8 सेंटीमीटर था, अब वो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो यहाँ पहले डिफ्लेक्शन 8 सेंटीमीटर था तो
बी में इंक्रीज करने से तुम्हारा हो गया 4 सेंटीमीटर, 8 का 4 हुआ, आधा हुआ, लेकिन यहाँ पर 8 का डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1, क्योंकि वहां पर क्या है डी का क्यूब, इसलिए डेप्थ ज्यादा इंक्रीज करना अच्छा होता है। तो ये जो लोड है, ये जो डिफ्लेक्शन है और ये जो सैग है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ में आया? एंड वहां लिखा हुआ भी है सिंस, कहां गया, सिंस डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू b माइनस 3 एंड ओनली b माइनस 1, b तो सिर्फ -1 है, ओके, नीचे सिर्फ b है और d तो क्यूब में है। सो बट ऑन इंक्रीजिंग द डेप्थ अनलेस द लोड इज एग्जैक्टली एट द राइट प्लेस द डीप बार में बेंड एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर है हमारी, ओके, ये ऐसे बार है। अब इसकी डेप्थ देखो कितनी ज्यादा है, डेप्थ कितनी ज्यादा है, लेकिन अगर हमने क्योंकि हमने बोला है भाई डेप्थ ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन कम होगा। दैट मींस क्या, ऐसे हर जगह जैसे ब्रिज बनाना है तो ये हमने सपोज ये रिवर के ऊपर ऐसे ब्रिज बना दिया, तो ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए हर जगह फिर ऐसे कर दे हम ऐसे, ओके, हर जगह ऐसे हम कॉलम रख देते हैं। क्यों? क्योंकि डेप्थ बढ़ाओगे तो अच्छा है, डिफ्लेक्शन कम होगा, बात तो सही है, लेकिन जैसे ही डेप्थ बढ़ाई तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, बट इंक्रीजिंग द डेप्थ अनलेस द लोड इज एग्जैक्टली एट द राइट प्लेस, मतलब कि ये ऐसा है और लोड यहाँ पे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोड ऐसे आया, लोड ऐसे आया, एंगल पे आया, मतलब सीधा ही आ रहा है यहाँ पर ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे एंगल से आया तो देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होगी, वो भी बेंड हो जाएगा। कैसे बेंड हो जाएगा, ये सीधा था तो उसकी जगह कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ही ऐसा हो गया है। अच्छा। ओके, मतलब ऐसा समझो कि ऐसी कोई चीज है, ओके, क्या है, से ऐसे रबड़ का रॉड है, रबड़ का, और फिर हम ऊपर से ऐसे दबा रहे हैं उसको, तो वो कैसे ऐसे सी शेप ले लेता है। ऐसा समझो कि एक अंडे के शेप का, ओवल शेप का सपोज बलून है और उसको तुम ऊपर से और नीचे से दबा रहे हो तो वो खड़ा बलून ऐसे टेढ़ा बलून हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो लोड अगर राइट प्लेस पे लगेगा तो ठीक है, लेकिन इंक्लाइन लगा तो ये ऐसा शेप हो जाएगा। ये शेप को क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलते हैं। ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, व्हाटएवर आगे लिखा होगा, बट ऑन इंक्रीजिंग द डेप्थ मूविंग द डीप बार मे बी बॉन्ड, यस दिस इज कॉल्ड बकलिंग। ओके, तो इसको ये बेंड हो जाने को क्या बोलेंगे, बकलिंग बोलेंगे। तो बकलिंग भी नहीं चाहिए हमें। टू अवॉइड दिस अ कॉमन कॉम्प्रोमाइज इज द क्रॉस सेक्शनल शेप शोन इन फिगर सी। तो अब इसको ये प्रॉब्लम, ये बकलिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये शेप लग सकते हैं। क्यों ये शेप रखा, क्योंकि अब तक हमने क्या रखा था, ऐसे सीधा रखा था। ओके, यहाँ लोड लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेढ़ा आया तो प्रॉब्लम है। तो टेढ़े के लिए हम एक और चेंजेस करते हैं कि अब ये टेढ़ा आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर है, ओके, मटेरियल है वहां पर, पहले वहां पे मटेरियल नहीं था, वैसे नीचे भी यहाँ पर हमने शेप दे दिया, तो होगा क्या कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आई सेक्शन, क्यों आई सेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। दिस सेक्शन प्रोवाइड अ लार्ज लोड बेयरिंग सरफेस एंड इनफ डेप्थ टू प्रिवेंट बेंडिंग। तो डेप्थ भी ज्यादा है, तो वो जो सेजेस होते हैं, ओके, सैग्स, जिसे हम सेज बोल दिया, ओके, सैग्स, तो जो सैग होता है वो भी नहीं होगा क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा है, और जो बकलिंग होती है वो भी नहीं होगा क्योंकि हमने ऊपर और नीचे भी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। ओके, इनफ डेप्थ टू प्रिवेंट बेंडिंग। This shape reduces the weight of the beam without sacrificing the strength and hence reduces the cost. सोचो कि हमने बोला कि इतना कम रॉड रखने से बकलिंग हो जा रहा है, इतना ही सिर्फ रॉड रखने से बकलिंग हो जा रहा है। तो मैं बोलता अच्छा ऐसा है तो ये रॉड को एक बड़ा कर दो ना, इतना बड़ा रॉड लगा दो ब्रिज के नीचे, मतलब ये ब्रिज है तो उसके नीचे इतना लगा रहे थे, इतना बड़ा लगा दो। ओके, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ये भी वही तो है। देखो यहाँ पर भी मटेरियल है, सब कुछ, इसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई, बट इसकी कैपेसिटी ज्यादा कुछ बढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल डालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो वेस्ट ऑफ कॉस्ट, वेस्ट ऑफ मनी। ओके, क्यों? क्योंकि तुम्हें जहां लोड आना चाहिए था वहां तुमने मटेरियल डाल दिया है। डेप्थ बढ़ाना था, डेप्थ तुमने यहां से बढ़ा दिया है ऑलरेडी, तो फिर यहां पर मटेरियल डालने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स वाई हम आई शेप प्रिफर करते हैं, सो दैट उसकी कैपेसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो और कॉस्ट सेविंग है। हम बोल देंगे कि हमने छोटा
कॉलम रखा तो बकलिंग हो रहा है, तो हम बोल देंगे बड़ा कॉलम रख दो। अरे बड़ा कॉलम रख देने की जरूरत नहीं है, छोटा है उसको छोटा ही रहने दो, ऊपर थोड़ा आई सेक्शन बना दो ऊपर और नीचे, और बड़ा करना है तो बड़ा करो, बट इतना ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। सो वैसे कॉस्ट सेविंग भी किया जाता है। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई आई सेक्शन। द यूज ऑफ पिलर्स एंड कॉलम्स इज वेरी कॉमन इन बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। ओके, a pillar with rounded ends as shown in figure, next figure में आएगा, again is used and supports less load than with a distributed shape at the ends. Okay, so ये जो है ऐसा था। ओके, अब जैसे हमने ऊपर एरिया बढ़ा दिया वैसे हम राउंड में भी, ये तो सीधा सिलेंडर था, मतलब सीधा था, स्ट्रेट था, ओके, कॉलम था, लेकिन अगर राउंड हो तो राउंड में भी हम ऊपर और नीचे ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये अगर राउंड है तो भी हम ऐसे है तो भी हम ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये जो लोडिंग होगी उसकी वजह से बकलिंग की प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे यहाँ प्रोवाइड किया वैसे यहाँ पर भी राउंड में भी कर सकते हैं। सो राउंड में भी पिलर विथ राउंडेड एंड्स, तो राउंडेड एंड्स वाले पिलर भी हम कर सकते हैं। पिलर विद डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सिर्फ राउंड, ये राउंड एंड है और ये राउंड एंड विद द डिस्ट्रीब्यूटेड एंड, मतलब कि ये जो लोड है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले ये लोड सब किस पे आता, इतने राउंड एरिया पे ही आता, ओनली एट दिस एरिया पहले उस केस में, लेकिन ये लगा दिया तो अब इतना ही फोर्स, यहां जितना फोर्स लग रहा था ये सारा फोर्स यहां लग रहा था, लेकिन अब इतना ही फोर्स इतने ज्यादा एरिया में लगेगा, तो एरिया बढ़ गया। ओके, एरिया बढ़ गया तो फिर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ बाई ए। तो एरिया तुमने बढ़ा दिया, फोर्स भले ही उतना ही है नंबर ऑफ फोर्स, लेकिन एरिया बढ़ा दिया तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो स्ट्रेस कम हो गया तो अच्छी बात है। डन? ओके, सो the answer to the questions why maximum height, अब ये समझ में आ गया। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट, ये पढ़ लिया क्या हमने, क्या ये वाला? हाँ, द पिलर वाले, हाँ पढ़ लिया, यस। ओके, सो नाउ अगेन नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा नेक्स्ट, वो पहाड़ वाला, माउंटेन वाला, कि जब भी हम ऐसे मिट्टी डालते हैं, सैंड डालते हैं, ऐसे ऐसे ही हिट शेप और से ये शिवलिंग जैसे हमने बनाया ना, वैसे ही क्यों बनता है, हर बार क्यों ऐसे ही बनता है। और अगर तुमने देखा हो तो पूरी की पूरी अर्थ पे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा टॉप है, माउंटेन है। ओके, उससे और उसकी है 8848 मीटर, लाइक दैट, अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर मान लो मैक्सिमम। ओके, तो पूरी की पूरी अर्थ पे 10 किलोमीटर से बड़ा, वैसे तो 9 से, ओके, बट एक्चुअली ऐसे देखें रफली तो 10 किलोमीटर से बड़ा कोई भी माउंटेन नहीं है। क्यों ऐसा हो सकता, होना तो चाहिए, क्यों नहीं है। मून पे तो है, मून पे तो 30 किलोमीटर के भी माउंटेन है, 30 किलोमीटर्स के माउंटेन 30 किलोमीटर मून पे, यस। ये क्या है, अच्छा फैन का आवाज आ रहा है। ओके, 30 किलोमीटर्स, अंडरस्टूड। ओके, सो 30 किलोमीटर के भी माउंटेन्स है, 30, बट यहां पर नहीं है, क्यों। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अर्थ पे नहीं, फिजिक्स का ही टॉपिक है। अभी ये जो हमने बोला ना कि ये ऐसा शेप क्यों ऐसा होता है, एट द सेम टाइम लेंथ ज्यादा क्यों नहीं है। ओके, चलो। So the answer to the questions why maximum height of the mountain on earth is approximately 10 km can also be provided by considering the elastic property of rocks. So rock जो है वो rock की भी elastic property है कि वो उसकी भी strength है, yield strength है। ओके, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, देखो तो a mountain base is not under uniform compression and this provides some shearing stress to the rocks under which they can flow. मतलब जो माउंटेन का बेस होता है, ओके, वो फिक्स नहीं होता। मतलब सपोज ऐसा समझ लो कि ये माउंटेन है, ऐसा सिलिंड्रिकल माउंटेन है, ऐसा समझो है, ऐसे तो क्यों नहीं है वो हमें पता चलेगा, तो उसके लिए उल्टा मान लेते कि है। अब ये उल्टा मान लिया हमने, सो ये जो बेस है वो बेस यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब होगा क्या कि अगर इस पे ज्यादा लोड आया तो ये बेस थोड़ा फैल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इतना बेस था, लेकिन अब क्या हो गया, ये जो ज्यादा मटेरियल आया ना, तो ये ज्यादा मटेरियल यहाँ से गिर गिर के उसका बेस क्या हो गया,
फैल गया, ओके, इंक्रीज हो गया, यूनिफॉर्म नहीं रहा. So the stress due to all the material on the top should be less than the critical shearing stress at which the rock flow. मतलब कि ये जो रॉक से बना हुआ माउंटेन है उसके ऊपर पर्टिकुलर लोड, अभी देखो यहाँ जो सपोज यहाँ पे कोई रॉक है हमारा, अब ये रॉक के ऊपर यहाँ पे जितने भी रॉक्स है वो सारे ही रॉक का लोड इसके ऊपर आ रहा है बेचारे पे, ओके. अब और अगर धूल मिट्टी आई और कहीं पे कुछ भी हुआ तो और ज्यादा, मतलब बर्फबारी हुई, धूल मिट्टी आई तो और मटेरियल ऐड हो रहा है. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रॉक के ऊपर फोर्स बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ता जा रहा है, शेयरिंग स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, ओके. तो होगा क्या, अगेन यहाँ से ऐसे टूट जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, जितने भी ज्यादा हाइट हुई तो वापस कम हो जाएगी और ऐसे, तो वैसे ऐसे 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 होते होते एक्चुअल में ऐसे हो गया, ऐसे समझ में आया, ओके. सो इट्स समथिंग रिलेटेड टू जियोग्राफी आल्सो, ओके. सो द स्ट्रेस शुड नॉट बी लेस देन क्रिटिकल शेयरिंग स्ट्रेस एट विच द रॉक्स फ्लो. अदरवाइज क्या होंगे कि रॉक फ्लो हो जाएंगे, रॉक फ्लो हो गए, ये तो रॉक तो सॉलिड होते हैं, फ्लो हो जाएंगे मतलब यही यहाँ से ऐसे करके यहाँ आ गए, उसको हम बोलते हैं मूव करना, मतलब फ्लो हो जाएंगे ऐसे. So at the bottom of a mountain of a height h, the force per unit area due to the weight of the mountain is rho g h. तो ये जो weight of the mountain है, ओके, बॉटम ऑफ द माउंटेन मतलब यहाँ पर वेट जो होता है, लोड, वो कितना होता है, रो जी एच जितना होता है. इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और ज्यादा देखने वाले हैं, ओके. सो रो जी एच होता है वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ओके. द मटेरियल एट द बॉटम एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सपोज यही है तो इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा, ओके. मतलब ये जो सारे माउंटेन, ये जो सारे रॉक्स है वो सबकी रो जी और जितनी एच में है वो कितना ज्यादा लोड आएगा, जस्ट इमेजिन. द वर्टिकल डायरेक्शन एंड द साइड्स ऑफ द माउंटेन आर फ्री. तो माउंटेन की साइड्स क्या है, फ्री है, तो ये मटेरियल यहाँ जाता जाएगा. Therefore, this is not a case of pressure और बल कंप्रेशन. तो ये ऐसा केस नहीं है कि प्रेशर और बल कंप्रेशन. प्रेशर और बल कंप्रेशन में क्या होगा, पूरा का पूरा, मतलब कि तुमने ये ऐसे रॉड ले लिया है, माउंटेन ऐसे है, अब तुम कंप्रेशन करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे तुमने करते गए तो लेंथ कम हो जा रही है लेकिन ये विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, उसकी जो बेस है वो क्या होगी, एक्सटेंड होती जाएगी, ओके. सो देयरफॉर दिस इज नॉट द केस ऑफ कंप्रेशन, प्योर कंप्रेशन. though there is a shear component approximately rho g h itself. now elastic limit for a typical rock. तो रॉक की भी इलास्टिक लिमिट गिवन है, देखो इलास्टिक लिमिट वो हमारे टेबल में भी है. इलास्टिक लिमिट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ रॉक, ओके, तो कितनी है, 30 into 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, रॉक की है. सो इक्वेटिंग दिस टू दी रो जी एच, तो ये जो कैपेसिटी है उसको ही हम इक्वेट करेंगे 30 into 10⁷ से. अब सारी वैल्यू वहां पर डाल दे हम. सो रो जी एच इज इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय रो और जी. रो मतलब मटेरियल की क्या, डेंसिटी, तो रॉक की डेंसिटी, एंड एच तो कितनी हाइट, एच तो हमें ढूंढना है, और जी तो हमें पता ही है अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले लो. सारी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 10 किलोमीटर्स. तो एच की वैल्यू 10 आई, विच इज मोर देन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. ऑब्वियसली 8848 है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बचपन में पढ़ा था. तो 8848 मीटर है, तो 8.848 क्या हो गई उसकी किलोमीटर, 8.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर, बट यहाँ पे 10, मतलब कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकती है, 10 तक. क्यों, क्योंकि रॉक की डेंसिटी ही उतनी है और नीचे बेस फ्री है, फ्री बेस है, ओके, फिक्स्ड बेस नहीं है. सो दैट हमेशा शेप ऐसे ही बन जाएगा. दैट इज द साइंस बिहाइंड, ओके. बट अगेन जैसे मैंने बताया, मून पे है 30 किलोमीटर के माउंटेन, नहीं डेंसिटी चलो मान लो इतनी ही है, लेकिन मून की ये जो रो जी एच का जी है वो कम है ना. अर्थ की ग्रेविटी 10 है, वहां पे ग्रेविटी 1/6 है,
ओके, तो वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और ये वैल्यू कम हो गई तो देखो ये रो और जी तो नीचे जाएगा, तो h इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाई रो डिवाइडेड बाई जी। अब ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो h की वैल्यू 10 किलोमीटर यहाँ है लेकिन वहां पर 10 से भी ज्यादा आएगी, तो सिर्फ 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के भी रॉक माउंटेन्स वहां पर है। Understood? With this, our chapter is completed. Understood? पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया। अब जो मैंने क्लास के बीच में बताया वैसे तुम्हें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हर चैप्टर की। Understood? Okay? That's it. I didn't think कि इतना टाइम लगेगा, but हाँ 2 टॉपिक में, हाँ यस ओके, बट बहुत सारे कंसेप्ट थे। वैसे लास्ट टॉपिक हम बोले कि भाई एप्लीकेशन वाला ही एक टॉपिक है, बट उसमें माउंटेन वाला केस था, कितने डिफरेंट शी शेप वाला केस था, बकलिंग, डिफ्लेक्शन, सैग्स वाला, तो दैट्स व्हाई इट टुक टाइम। ओके व्हाटएवर, बट हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके नाउ नेक्स्ट हम फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ले लेंगे। ओके आफ्टर दैट वी विल सी द इक्विलिब्रियम। 13 से है ना एग्जाम, हाँ तो केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम बाद में, मैथ्स भी लेंगे। मैथ्स में क्या चल रहा है स्कूल में, कौन सा वाला? जो एक्सरसाइज फर्स्ट